हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 डेज क्रैश कोर्स और ये आपका डे 9 है। आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 7 जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन का मैं जितना भी थ्योरी पार्ट है वो आज के कोर्स में कवर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो भी आप न्यू सिलेबस देख रहे हैं उसमें एक टॉपिक है जो कि है डेटा एंड गवर्नेंस। ये पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड टॉपिक है और ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हो सकता है कि थ्योरी क्वेश्चंस भी आपसे इस बार एग्जाम में पूछे जाएं। तो जब थ्योरी क्वेश्चंस आ ही रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो थ्योरी क्वेश्चन सिर्फ डेटा एंड गवर्नेंस के टॉपिक से ही आएंगे, क्योंकि बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके उनका भी कुछ ना कुछ थ्योरी पार्ट आ सकता है। तो इसलिए मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें मैंने सारा थ्योरी आपको प्रोवाइड किया था। उसके नोट्स मैंने ऑलरेडी हमारी डिजिटल स्टोर पे अपलोड कर दिया है और उसके साथ साथ जो आपका वीडियो है वो भी आपका अपलोडेड है। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो वीडियोस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, किस तरीके से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में किस तरीके से मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जहाँ तक लगता है कि हर एक सेट में थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हो सकता है कि कुछ सेट में थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, तो हम इतना मान के चल सकते हैं कि हो सकता है कि ज़्यादातर ऐसे सेट्स होंगे जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे और कुछ ऐसे सेट्स होंगे जिसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन होंगे। तो जहाँ पे भी थ्योरी क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसा मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा कि 3 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड होंगे। मतलब 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको जो आपका DI पार्ट है प्रैक्टिकल वाला वो आपको सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आप आंसर निकाल पाओगे। और 2 क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके जो कि पूरी तरीके से थ्योरी बेस्ड होगा। तो इन 2 क्वेश्चन को कवर करने के लिए, मतलब इस 2 क्वेश्चन को शो करने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना देख लेते हैं ये पूरी वीडियो तो आपके ये 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड आज का टॉपिक। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि DI आखिर में होता क्या है। देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मीनिंग निकालना, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डेफिनेशन देखोगे, डेटा इंटरप्रिटेशन और DI इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस आउट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेटास को कलेक्ट करते हैं। डेटा होते क्या है, डेटा आपके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो आपको दी हुई है। तो जो बेसिक एंड मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सिर्फ उतना ही आपको कराऊंगी। तो डेटा में आपके रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाएंगे आपके। तो उन रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम सबसे पहले कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब वो रॉ है, हमें पता है उसकी मीनिंग कोई भी नहीं है जब तक हम उसको प्रोसेस नहीं करेंगे उस डेटा को। उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं और देन उसके बाद आपका जो मीनिंग निकल के आता है वही आपका DI होता है। मतलब DI का मतलब है कि रॉ डेटा को प्रोसेसिंग करना सो दैट उसके अंदर से एक मीनिंग निकल के आए, उसी को हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ओके, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो गई डेटा इंटरप्रिटेशन की। अब इसकी हर अलग अलग डेफिनेशन में अलग अलग वे में इसकी मीनिंग बताई जा सकती है, बट जो मेजर डेफिनेशन है, जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है कि डेटा का मीनिंग निकालने का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन करना। ओके, देन हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ डेटा की। देखिए, सोर्सेज ऑफ डेटा ये आपका वही टॉपिक है जो आपने ऑलरेडी रिसर्च में पढ़ा हुआ था। सोर्स ऑफ डेटा हमें पता है 2 तरीके के सोर्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी डेटा होता है एंड सेकेंडरी डेटा होता है। तो सोर्सेज ऑफ डेटा जो आपने रिसर्च में पढ़ा था वही है, बट उसके अलावा एक और एडिशनल चीज़ है जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि स्टैट्स में यानी स्टैटिस्टिक्स में क्या होते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा। देखिए, जो DI का टॉपिक है ये आपका टॉपिक, आपका जो फील्ड है वो स्टैटिस्टिक्स है इसकी। मतलब जिस सब्जेक्ट से DI निकला है वो सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स है, तो उसके बारे में भी नॉलेज होना आपको ज़रूरी है यहाँ पे। तो जो सोर्स ऑफ डेटा होते हैं, सोर्स ऑफ डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें 2 सोर्स होते हैं। पहला आपका होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि हम ओरिजिनल पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं। हमारे पास माइंड में होता है कि हमारा स्पेशल पर्पस क्या है और उसी के लिए हम खुद से वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, हमारी रिसर्च के लिए या हम अपने DI के लिए उसको कलेक्ट करते हैं। वो आपके प्राइमरी डेटा हो गए। सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, किसी और ने कलेक्ट किए होते हैं और आपने उसको यूज़ किया होता है, उनको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, आई थिंक सबको पता होगा, जो भी आपके नेट के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा कि सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ डेटा स्टैट्स में क्या होता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में सोर्सेज ऑफ डेटा कितने तरीके के होते हैं और क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सोर्सेज ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या होते हैं। तो इसमें दो तरीके के होते हैं, पहला होता है आपका स्टैटिस्टिकल सोर्स और दूसरा होता है नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेज। स्टैटिस्टिकल सोर्सेज क्या होते हैं, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफर्स टू द डेटा दैट आर कलेक्टेड फॉर सम ऑफिशियल पर्पसेस एंड इंक्लूड सेंसेक्स एंड ऑफिशियली कंडक्टेड सर्वेज। तो वो सारे डेटा जो कि किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए कलेक्ट किए गए हों, मतलब जिसमें गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व हो, एक फॉर्मल बॉडी इन्वॉल्व हो और उसने ही वो पूरा डेटा कलेक्शन करवाया हो, जैसे आपके सेंसेक्स डेटाज होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। मतलब कोई भी सर्वे, कोई भी स्टैटिस्टिकल सोर्स जो कि जहाँ से डेटा कलेक्ट किया गया है ऑफिशियली, तो वो ऑफिशियल डेटा जो होगा उसको हम, या जिस सोर्सेस को लिया जाएगा उसको हम स्टैटिस्टिकल सोर्सेज बोलेंगे। नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेज क्या होते हैं, इट रिफर्स टू द डेटा दैट आर कलेक्टेड फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस और फॉर द प्राइवेट सेक्टर। वो क्या था, ये पब्लिक सेक्टर से था। अब नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेज क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कलेक्ट किए गए हों, जो कि कोई अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए किए गए हों, कोई ऑफिशियल पर्पस ना हो बट अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जिनको किया जाए। जैसे बहुत सारी ऐसे एजेंसीज होती हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेटा कलेक्ट कराती हैं या करती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपकी नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेज होते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डिफरेंस है आपके स्टैटिस्टिकल सोर्सेज और नॉन स्टैटिस्टिकल सोर्सेज के बीच में, जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ की टर्म्स की, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। पहले है आपका स्टैटिस्टिकल सर्वे। स्टैटिस्टिकल सर्वे को हम सैंपल सर्वे भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल सर्वे इज नॉर्मली कंडक्टेड यूजिंग अ सैंपल, जहाँ पे हमारे पास एक सैंपल प्रेजेंट होता है और उसके बाद हम एक सर्वे कंडक्ट करते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिकल सर्वे बोलते हैं, या हम इसको सैंपल सर्वे भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ में बताया है। डिटेल में अगर आपको देखना है, जानना है, तो आप वीडियोस में देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया है, प्लस नोट्स में भी मैंने ये टॉपिक कवर किया है। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स क्या होता है, अपोजिट टू सैंपल सर्वे, अ सेंसेक्स इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड देन डेटा आर एनालाइज्ड। उसमें क्या होता था, स्टैटिस्टिकल सर्वे में हम पहले सैंपल को चूज करते थे, उसके बाद डेटा कलेक्ट करते थे। यहाँ पे सेंसेक्स में क्या होता है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड सैंपल नहीं होता है, हम पूरी पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं या उसको इंटरप्रेट करते हैं। डेटा कलेक्शन हैपेंस फॉर ए स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड। यहाँ पे एक रेफरेंस पीरियड होता है, जैसे 10 साल के लिए डेटा कलेक्ट किया गया, 5 साल के लिए किया गया, या 3 साल के लिए किया गया। जैसे आपको पता है जो सेंसेक्स डेटा होता है वो 10 साल पे किया जाता है। तो इस तरीके से इसका एक रेफरेंस पीरियड होता है, बल्कि स्टैटिस्टिकल जो सर्वे होता है उसके रेफरेंस पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्टर्स के ऊपर। रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये वो वाले रजिस्टर्स नहीं है नोटबुक और रजिस्टर वाले, ये आपके स्टैट्स के रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स आर बेसिकली स्टोर हाउसेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच डेटा कैन बी कलेक्टेड एंड एनालिसिस कैन बी डन। तो जिस तरीके के जो बुक्स वाले रजिस्टर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसी तरीके से ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये एक स्टोर हाउस होते हैं आपकी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाता है और एनालिसिस बनाया जाता है, ठीक है, उनको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एक्वाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा किस तरीके से हम अक्वायर करते हैं, एक्वाइजेशन मतलब किस तरीके से हम डेटा को अक्वायर करते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो तरीके के डेटा होते हैं, मैंने आपको बताया कि प्राइमरी डेटा होता है और सेकेंडरी डेटा होता है। तो अब अक्वायर भी तो उनको अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे प्राइमरी डेटा हो गया, उसको कैसे हम अक्वायर करेंगे, उसके सोर्सेज हो जाएंगे आपके पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन वाया इन्वेस्टिगेटर्स। अब देखिए यहाँ पे मैं जो पढ़ा रही हूँ वो अगर आपको याद हो तो आप वीडियो पॉज करके फटाफट इसको चाहे आप माइंड में रिकॉल कर लीजिए या नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। आप चेक कीजिए कि कितना आपको याद है, जितना मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, जितना आपने वीडियोस देखी हैं उनमें से कितना आपको याद है, आपको ये देखना है। ओके, तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ओके तो प्राइमरी डेटा के क्या क्या एक्वाइजेशन है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो गया, कलेक्शन वाया इन्वेस्टिगेटर्स हो गया, क्वेश्चनेयर्स हो गया, टेलीफोनिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, शेड्यूल सेंस थ्रू इन्यूमरेटर्स हो गया। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम प्राइमरी डेटा अक्वायर करते हैं या प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं, ये डिफरेंट मेथड होते हैं जिनको हम
प्राइमरी डेटा एक्वाइजेशन टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए, इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। मीनिंग्स के लिए अगेन आपको बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा और आपको इनके मीनिंग्स नहीं पता है। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी डेटा हम किस तरीके से कलेक्ट करते हैं, तो उनके दो सोर्सेज होते हैं, पब्लिश सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश सोर्स जहां पर डेटा को ऑलरेडी पब्लिश किया गया है, अनपब्लिश सोर्स कि डेटा को कलेक्ट किया गया बट उसको पब्लिश नहीं किया गया। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने उसको कलेक्ट करवाया हो और उसको पब्लिश करने की ज़रूरत न महसूस की हो, जो प्राइवेट जो बॉडीज़ होती हैं उन्होंने इसको पब्लिश मतलब कलेक्ट किया हो बट उनको पब्लिश नहीं करना होता हो। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम डेटा को पब्लिश नहीं करते हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट है, आपकी एजेंसी को रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको पब्लिश करके क्या करोगे, आपको तो आपका फुलफिल हो रहा है ना आपका जो भी पर्पस था। तो इस तरीके से पब्लिश्ड सोर्स एंड अनपब्लिश्ड सोर्स, ये दो तरीके के सोर्स होते हैं सेकेंडरी डेटा में। अब अगेन इसके बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जैसे पब्लिश सोर्स आपके कौन कौन से पब्लिश सोर्स होते हैं, कौन कौन से अनपब्लिश सोर्स होते हैं, इस तरीके के इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियोस में प्रोवाइड किया, प्लस नोट्स में भी दिया है। नोट्स में आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो उसके साथ साथ आप नोट्स को भी रेफर करिए, उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको माइंड में आ जाएंगी और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, देखिए क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डेटास को ग्रुप करना या डेटास को क्लासीफाई करना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेटा है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लासेस में एंड सब क्लासेस में। अब उनको हम क्लासीफाई करते कैसे हैं, उनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उनके फीचर्स होते हैं उन फीचर्स के ऊपर हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर हम उसी को क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए कि आपके पास पर्टिकुलर डेटाज है, ठीक है, नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद कुछ लेटर्स हैं ABCDEF, ठीक है, ये सारे आपके लेटर्स हैं। तो आप इनको, और ये ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है, ये एक साथ हैं, ये कुछ अलग अलग नहीं है, तो आप इनको क्लासीफाई करोगे। इनमें से आप जो न्यूमेरिकल डेटा होगा उनको अलग कर दोगे, जो आपके करेक्टर वाले डेटाज होंगे उनको आप अलग कर दोगे। तो इस तरीके से हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं। अब हम इसको क्लासीफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं इसके फीचर के बेसिस पे कि हाँ न्यूमेरिकल डेटाज हैं ये, तो न्यूमेरिकल डेटा होना उसका एक फीचर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हम अगर बात करें कि ये आपका जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा ये कैरेक्टर वाले डेटा जो भी होंगे आपके, ये क्या होंगे, इनका भी एक फीचर है ये। तो इस तरीके से हम डेटास को क्लासीफाई करते हैं। देखिए यहाँ से डेफिनेशन आप देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इनटू डिफरेंट क्लासेस और सब क्लासेस अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन आखिर में होते कितने टाइप के हैं। तो आपके कोर्स में 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। पहला है आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वो क्लासिफिकेशन जिसमें आपका जो फीचर होगा वो होगा क्रोनो। क्रोनो का मीनिंग होता है टाइम, ईयर, मंथ, मतलब टाइम के बेसिस पे जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, उसमें टाइम हो सकता है, उसमें मंथ हो सकता है, उसमें ईयर हो सकता है। जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे आपने डेटा को अलग अलग किया, ये ईयर के बेसिस पे आपने डेटा को अलग अलग किया, तो वो आपका क्या माना जाएगा, वो आपका क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन माना जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि लोकेशन के बेसिस पे क्लासीफाई करना। किसी पर्टिकुलर लोकेशन जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, इस तरह, या कैलकाटा, या इस तरीके से आपने क्लासीफाई किया। आपने क्लासीफाई किया डेटा ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन क्लासीफाई किया। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि कोई फीलिंग हो गई, आइडियाज़ हो गया, ओपिनियन हो गया, वो सारे डेटाज जिनको हम नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनको हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मतलब वो सारे डेटास जिनको आप नंबर के बेसिस पे उनको जज नहीं कर सकते हो, नंबर में उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते हो, नंबर से उनको मॉनिटर नहीं कर सकते हो, उन सारे डेटास को हम क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। अब इस क्लासिफिकेशन में आपका 2 तरीके का क्लासिफिकेशन आता है। पहला है आपका सिंपल, जिसको हम डायकोटोमस क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और दूसरा है आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब सिंपल एंड मैनीफोल्ड में अंतर क्या है, तो देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा, जस्ट ए सेकेंड, इसको आपको समझना पड़ेगा एक फिगर के थ्रू। ओके, देखिए यहाँ पे आप समझिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, क्वालिटेटिव की हम बात कर रहे हैं। क्वालिटेटिव डेटा में आपके 2 तरीके के डेटा होते हैं, पहला होता है सिंपल और दूसरा होता है आपका मैनीफोल्ड। तो सबसे पहले सिंपल देख लेते हैं कि सिंपल क्या होता है। सिंपल का मतलब कि जहाँ पे हम क्वालिटेटिव डेटा को सिर्फ एक फीचर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जैसे जेंडर।
जेंडर जिसमें आपका आ गया मेल फीमेल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ एक फीचर के बेसिस पे आप डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो। मैनी फोल्ड में जैसे आपने इसको क्लासिफाई किया जेंडर के बेसिस पे मेल फीमेल, उसके बाद आपने इसको क्लासिफाई किया मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे मैरिड अनमैरिड, उसके बाद आपने क्लासिफाई किया एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे मैरिड में भी एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। तो इस तरीके से जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, मतलब बहुत सारे फोल्ड्स में डेटा को क्लासिफाई करते हैं, बहुत सारे तरीकों में डेटा को क्लासिफाई करते हैं, उसको हम मैनी फोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जब हम एक सिर्फ सिंगल करेक्टर के ऊपर फोकस रखते हैं तो उसको हम सिंपल डायकोटोमस क्लासिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखिए, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वो क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम डेटा को नंबर्स के टर्म्स में डिफाइन कर सकें, मतलब वो सारे डेटास जिनको हम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें उनको हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में आपके सारे न्यूमेरिकल वैल्यू वाले डेटास आते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, अब एक चीज़ और है यहाँ पे जो आपका रह गया है, मैं उसको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है जिसको आपको ध्यान से देखना है। अब क्वालिटेटिव मैंने आपको समझा दिया, सिंपल जिसको डायकोटोमस बोलते हैं, एंड आपका दूसरा हो गया मैनीफोल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में भी दो तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक पहला होता है आपका डिस्क्रीट, ठीक है, पहला होता है आपका डिस्क्रीट एंड दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट में आपका वो सारे डेटा आते हैं जो कि रिजल्ट ऑफ काउंटिंग होते हैं, ठीक है। आप सुनिए पहले, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। रिजल्ट ऑफ काउंटिंग, ये चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं इसको। रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। काउंटिन्यूअस में आपके सारे आते हैं जो कि रिजल्ट ऑफ मेजरिंग होते हैं। अब आप इनमें से वही डेटा रख सकते हैं जो कि आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूअस जो आपके डेटाज होंगे उनमें से वही डेटा आप रख सकते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, देखिए अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट में तो कितना भी आ सकता है, 5.2 आ सकता है, 5.143 आ सकता है, 2.894 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा आपका 1 2 3 4 इसी तरीके से आएगा, ठीक है, हाफ नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि कितनी आपने टेलीफोन कॉल्स रिसीव की एक वीक के अंदर, अगर ये एग्जांपल है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 4.5 रिसीव की? ऑफ कोर्स नॉट, आप बोलेंगे 4 रिसीव की या 3 रिसीव की, 10 रिसीव की। तो ये क्या आएगा, ये आपका रिजल्ट ऑफ काउंटिंग है, ये आपका डिस्क्रीट डेटा है जहाँ पे आप पॉइंट्स में इसको मेजर नहीं कर सकते, हाफ एंड ये इस तरीके से क्वार्टर, इस तरीके से उसको मेजर नहीं कर सकते। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस में आपका मेजरमेंट वाले डेटास भी आएंगे। जैसे मान लीजिए 5.2 5.143, जैसे आपने कितना मास है आपके पूरे घर में जितनी चेयर्स हैं उसका कितना वेट है, ठीक है। तो वेट मान लीजिए होता है आपका 20.34, ठीक है। तो ये आपका डेटा कुछ भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस डेटा में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कॉन्टिन्यूअस डेटा मानते हैं, जहाँ पे हम पॉइंट में किसी चीज़ को मेजर करते हैं या मेजर करने वाली जो भी चीज़ होती है उसको हम कॉन्टिन्यूअस डेटा मानते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक डिफरेंस समझा दिया डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ बेसिक वीडियो देख लीजिए, उसमें डिफाइन किया हुआ है मैंने। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टेबुलेशन ऑफ डेटा। टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या होता है? टेबुलेशन ऑफ डेटा का मतलब होता है कि डेटा को टेबल फॉर्म में लिखना या उनको ग्रुप करना, ठीक है। आपने क्लासिफिकेशन, अपने डेटा को एक्वायर कर लिया, आपने क्लासिफाई कर लिया, अब आप उसको टेबल के फॉर्म में लिखोगे। जब उसको आप टेबल फॉर्म में लिखोगे तभी आप कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली उसमें से निकाल सकते हो, इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो। तो इसका डेफिनेशन देखिए, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग क्लासिफाइड और ग्रुप डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, सो दिस इज इजीली अंडरस्टूड। तो मतलब रो एंड कॉलम्स में हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं और उसको हम टेबुलेशन बोलते हैं। मतलब हमने डेटास, आपने मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, आपके पास कुछ क्वांटिटेटिव डेटाज हैं और उनको आपको टेबल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे आ गया 3। तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करोगे, टेबल फॉर्म में उनको अच्छे से आप उनको प्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट आपका आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा।
तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टॉपिक है, आपको पता ही है कि क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। अभी तक मैंने इतनी सारी जो चीज़ें बताई उसमें आपको क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा इतनी बार आपको बताया। क्वांटिटेटिव डेटा आर द रिजल्ट ऑफ काउंटिंग और मेजरिंग एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। क्वालिटेटिव डेटा आर ऑलवेज नंबर्स। Qualitative data are the result of categorizing or describing attribute of the population. Qualitative data are generally described by words और letters. तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डिफरेंस है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे आया वही चीज़, वही टॉपिक है। क्वांटिटेटिव डेटा में बी आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि डिस्क्रीट डेटा क्या होते हैं एंड कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल डेटा दैट आर रिजल्ट ऑफ काउंटिंग आर कॉल्ड quantitative discrete data and all data that are result of measuring are called quantitative continuous data। तो ये आपको याद करने के लिए मैंने दिया है, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है? देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि डेटा को जब हम ग्राफ्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के द्वारा दिखाते हैं या दर्शाते हैं। अ ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाय यूजिंग ग्राफिकल सिंबल्स सच एज लाइन्स, बार्स, पाई स्लाइस, डॉट्स एक्सेट्रा। मतलब अब ये ग्राफ किस तरीके के हो सकते हैं? ये ग्राफ कुछ भी हो सकते हैं, लाइन ग्राफ हो सकते हैं, बार ग्राफ हो सकते हैं, पाई स्लाइस हो सकते हैं, डॉट्स हो सकते हैं, कोई भी तरीके के, किसी भी तरीके के ग्राफ हो सकते हैं। बार ग्राफ और बार चार्ट, तो पहला जो है, जो मैंने टाइप्स ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो टाइप्स हैं वो आपके ये 5 हैं जो आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट हम एज पर सिलेबस हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, तो बार ग्राफ जो आपके होते हैं वो, या बार चार्ट उनको बोलते हैं। देखिए, चार्ट और ग्राफ में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही चीज़ें सेम ही हैं। बार ग्राफ में जो मतलब हम बात करते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ बार ग्राफ होते हैं वो आपके सिंपल होते हैं, कंपोजिट होते हैं, स्टैक्ड होते हैं, बार चार्ट होते हैं एंड शो डेविएशन होते हैं। तो सिंपल कैसा होगा? सिंपल बार चार्ट आपका कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल बार चार्ट हो गया। कंपोजिट बार चार्ट में यहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कंपोजिट बार चार्ट हो गया। फिर आपका आता है स्टैक्ड बार चार्ट। ओके, फिर इसमें इस तरीके से समथिंग आई थिंक, या इसमें कुछ ऐसे आपका स्टैक बाय चार्ट आ जाता है, मतलब एक से ज़्यादा और वैल्यूज इसमें आ जाती हैं और उसको हम स्टैक बाय चार्ट बोलते हैं। और लास्ट में आपका आ जाता है डेविएशन बाय चार्ट, जो कि समथिंग ऐसे होता है, कितना डेविएट हो रहा है, प्लस माइनस में, नेगेटिव में, इस तरीके से उसको हम डेविएशन बार चार्ट बोलते हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंट टाइप के बार चार्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, और इसके बारे में डिटेल मैंने वीडियो में प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप बार चार्ट्स को पढ़ लीजिए, उनकी डेफिनेशंस पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसा होता है? हिस्टोग्राम भी देखने में बार चार्ट जैसा होता है, बट बार चार्ट से ये क्या डिफरेंस होता है? इसमें जो बार चार्ट होता है उसमें आपका एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, पर जो हिस्टोग्राम होता है उसमें आपका हमेशा 1 वेरिएबल होता है। ठीक है, इसलिए इसका जो फॉर्मेशन होता है वो आपका समहाउ ऐसे होता है। ये थोड़ा तिरछा जा रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे होता है, सिर्फ एक वेरिएबल से फॉर्म होता है। बार चार्ट में क्या था? वो अलग अलग था। ठीक है, वहाँ पे एक से ज़्यादा भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, बट हिस्टोग्राम में हमेशा एक वेरिएबल पे हम ड्रॉ करते हैं। हिस्टोग्राम में भी आपके डिफरेंट हिस्टोग्राम के भी वो हैं, उसको भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस नेम्स आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बेसिक वीडियो में प्रोवाइड की है। नेक्स्ट आपका आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट तो आई होप सबको ही पता है पाई चार्ट किस तरीके को होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, और वहाँ पे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। ये आपका पाई चार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से शेडेड रीजन होता है, मतलब यहाँ पे कलर रीजन होता है, अलग अलग कलर आपके अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टेबल चार्ट। टेबल चार्ट आपका सिंपल एक चार्ट है जो कि टेबल के फॉर्म में होता है, इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स होती हैं इसमें, और हम इस तरीके से डेटास को ग्राफिकली दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है? देखिए, लाइन चार्ट ऐसे बनता है, इस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको आपस में मैच किया जाता है और उसके बाद ये लाइन चार्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा पॉइंट चार्ट भी होता है, जैसे पॉइंट चार्ट में सिर्फ आपके पॉइंट्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट चार्ट हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं और जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मैपिंग ऑफ डेटा। मैपिंग ऑफ डेटा बहुत ही एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे, या आप कह लीजिए डिफरेंट सा टॉपिक इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। मैपिंग ऑफ डेटा
का बहुत ज़्यादा ऐसा रिसोर्स मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ अवेलेबल नहीं है, बट इसके बारे में हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहले तो मैपिंग ऑफ डेटा समझ लेते हैं कि मैपिंग ऑफ डेटा होता क्या है। मैपिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है डेटास को आपस में मिलाना, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के डेटास हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो हम किस तरीके से हर एक ईयर के डेटा को एक साथ लेते हैं और उसको किस तरीके से उसकी मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं किसी सरकार के 5 ईयर के मतलब जो उसका परफॉर्मेंस रहा है उसको हम मेजर कर रहे हैं, तो हम पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट ईयर कितना इन्फ्लेशन था, फिर कितना घटा, फिर कितना बढ़ा, फिर कितना घटा। उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे कि किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा। तो आप क्या कर रहे हो, आप डिफरेंट ईयर्स के जो डेटाज हैं उनको मैप कर रहे हो और उसके बाद उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। मैप का मतलब होता है मिलाना, ठीक है, एक दूसरे से लिंक करना डेटास को, तो इसको हम मैपिंग ऑफ डेटा कहते हैं। ये आपका बेसिक मीनिंग हो गया स्टैट्स से रिलेटेड। अब इसके अलावा मैपिंग ऑफ डेटा का कुछ सिग्निफिकेंस आईसीटी में भी है, कंप्यूटर्स में भी मैपिंग ऑफ डेटा की बात की जाती है। आईसीटी में ऐसा बोला जाता है कि डेटा मैपिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जो डेटा वेयर हाउस होता है वहाँ पे भी ऑफकोर्स आईसीटी की अगर हम बात करें तो वो भी डेटा ही होंगे, वहाँ पे भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा ही यूज़ किए जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जो डेटा वेयर हाउस होता है उसके डिफरेंट डेटा मॉडल्स को हम आपस में लिंक करते हैं और उसके बाद हम डेटा को करेक्टराइज करते हैं स्पेसिफिक डेफिनेशन देकर डिफरेंट सेट ऑफ मेथड्स के थ्रू। तो ये आपका मैपिंग ऑफ डेटा होता है। तो इस पर एक वीडियो मैंने आपको दी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगेन ये बहुत ज़्यादा डिफाइंड टॉपिक नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे आपके आते हैं वही जहाँ तक है इंक्लूडेड है मैपिंग ऑफ डेटा में, किस तरीके से हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में, वही आपका मैपिंग ऑफ डेटा में पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी क्वेश्चन इसमें आने की संभावना नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे आपके थ्योरी क्वेश्चन ऑफ कोर्स आएंगे, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आने ही वाला है अगर आपके सेट में थ्योरी पार्ट रहा तो। अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, देन उसके लिए फिर आपको मतलब प्रैक्टिकल कितना आपने प्रैक्टिस किया है वो डिपेंड करता है। बट अगर आपके क्वेश्चन में आपके सेट में एक क्वेश्चन आएगा तो डेटा एंड गवर्नेंस के ऊपर आएगा ही आएगा। तो डेटा एंड गवर्नेंस बेसिकली टॉपिक क्या है, डेटा एंड गवर्नेंस टॉपिक जो है वो डेटा गवर्नेंस टॉपिक है, ठीक है। डेटा गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, जिसको हम डीजी बोलते हैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा नोन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी, यूजिबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। जो भी डेटा है हमारे पास अवेलेबल, चाहे वो गवर्नमेंट का डेटा हो, चाहे वो किसी प्राइवेट हाउस का डेटा हो, प्राइवेट कंपनी का डेटा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा हो, कोई भी किसी भी तरीके का डेटा, उसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए ताकि उसकी अवेलेबिलिटी को चेक किया जा सके, उसकी यूजेबिलिटी को चेक किया जाए, उसकी इंटीग्रिटी एंड उसकी सिक्योरिटी को चेक किया जाए। ये सारी चीज़ें आपकी डेटा गवर्नेंस में आती हैं। मतलब डेटा को हम किस तरीके से गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, ये हर चीज़ आपका डेटा गवर्नेंस का पार्ट है। तो जो डेटा गवर्नेंस प्रोग्राम होता है उसमें होता कौन है, उसमें एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसको हम काउंसिल बोलते हैं। तो मतलब ये गवर्निंग बॉडी हो सकती है या गवर्निंग काउंसिल हो सकती है, जो कि हर एक प्रोसीजर्स बनाती है एंड प्लान बनाती है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं हम। क्यों एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि डेटा की सिक्योरिटी रहे, डेटा की अवेलेबिलिटी रहे, डेटा की यूजेबिलिटी रहे या डेटा की इंटेग्रिटी रहे। अब आपको समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जैसे आप सिंपल से एक एग्जांपल लीजिए कि आज के टाइम पे जितना भी डेटा है हमारे पास वो सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं कि कोई कहीं पे मैनुअली डेटा रखा है, हर जगह आप क्या है, जितने भी हमारे पास मैनुअल डेटा था हमने सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया, चाहे वो बुक्स हों, चाहे हमारी वो मतलब डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हों, सारी चीज़ें हमने कंप्यूटराइज कर दी है। तो इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा को प्रॉपरली गवर्न करें ताकि हम उसकी थेफ्ट को बचा पाएँ। जो हैकिंग होती है डे बाई डे, मतलब कोई भी नेशन आपके डेटा को हैक कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, हर एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें डेटा गवर्नेंस के बारे में पता हो और हम प्रॉपरली डेटा गवर्नेंस करें, ठीक है। तो डेटा गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन की अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम डेटा गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से हम डेटा को मैनेज करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक इसका जो फ्रेमवर्क होता है उसमें एक ओनर होता है या कस्टोडियंस डिफाइन किए जाते हैं। कस्टोडियंस क्या होते हैं, इनको डेटा स्टूवर्डशिप भी बोलते हैं, इस रोल को हम डेटा स्टूवर्डशिप बोलते हैं। इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डेटा के लिए। जैसे मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी है जिसने अपनी सारी बुक्स को डिजिटल कर दिया है और अब वो कुछ लोगों को, मतलब चाहे वो लाइब्रेरियन हो चाहे एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, उनको अपॉइंट करेगी और उनको बोलेगी कि आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है इन सारे डिजिटल उसका जितने रिसोर्स हैं हमारे, इसको हैक नहीं होने देना है आपको, प्लस इसको प्रॉपरली इसको मेंटेनेंस करना है इसका। ऐसा ना हो कि कोई डेटा लॉस हो जाए हमको, या फिर
क्रैश हो जाए हमारी वेबसाइट की, लोगों को अवेलेबल ना हो पाए डेटा, तो इस तरीके की सारी चीज़ मतलब सारी उसकी कस्टोडियन एंड ओनरशिप कुछ लोगों को दी जाती है, जिनको हम स्टूवर्ड्स बोलते हैं, डेटा स्टूवर्ड्स बोलते हैं, और उनके रोल को हम डेटा स्टूवर्डशिप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका डेटा गवर्नेंस का इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद इसमें प्रोसेस को एक फॉलो किया जाता है, और उस प्रोसेस को इजीली डिफाइन किया जाता है हर एक लोगों को जो भी उससे इन्वॉल्व होते हैं, कि किस तरीके से हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं, किस तरीके से इसको आर्काइव करने वाले हैं, किस तरीके से उसका बैकअप रखने वाले हैं। जैसे आप गूगल का एग्जाम्पल लीजिए या यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लीजिए। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ हैं, तो आपको नहीं लगता है कि क्या ये जो वीडियोज़ आपको फ्रंट एंड पे दिख रही है वही होंगी, या मान लीजिए मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे 700 वीडियोज़ हैं, तो 700 वीडियोज़ क्या सिर्फ मेरे चैनल पे ही अवेलेबल होंगी, क्या कहीं पे उनका बैकअप नहीं होगा? ऑफकोर्स उनका बैकअप होगा। कल को मान लीजिए कि यूट्यूब की साइट जो है वो क्रैश हो जाती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर वो ऑफकोर्स अब ये 700 वीडियोस अगेन दोबारा से रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं है हर एक पर्सन के लिए। तो इसलिए यूट्यूब भी अपना डेटा का बैकअप रखता है और डिफरेंट लोकेशंस पे रखता है। इनफैक्ट गूगल ने तो एक ऐसा डेटा वेयर हाउस बनाया है जो कि समुद्र के अंदर है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ आपका डेटा गवर्नेंस एंड डेटा मैनेजमेंट ही है, ताकि हमारा जो डेटा रहे वो प्रोटेक्टेड रहे, उसकी मल्टीपल कॉपीज हमारे पास हो, मल्टीपल बैकअप हो हमारे पास, कि जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, और इसमें हर एक चीज़ आती है। उस बैकअप को भी आपको इतने अच्छे प्रॉपर्ली स्टोर करना है, मतलब जो उन्होंने बनाया है समुद्र के अंदर, वो एक पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं कि एक ट्यूब टाइप की है जिसमें बहुत सारा डिजिटल डेटा अवेलेबल है, और उसको समुद्र के अंदर डाला गया है, और जब उनको ज़रूरत होगी तो वो वापस से उसको समुद्र से निकाल लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि समुद्र में उसको कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पे वो सिक्योर है। ठीक है, उसको इतना ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है। तो इस तरीके से हमें देखना होता है कि हम किस तरीके से डेटा को किस तरीके से स्टोर करने वाले हैं, किस तरीके से आर्काइव करने वाले हैं, और किस तरीके से उसका बैकअप लेने वाले हैं, सो दैट वो प्रोटेक्टेड रहे किसी भी तरीके के मिसहैप से, किसी भी तरीके की थेफ्ट से एंड अटैक से, साइबर क्राइम, साइबर अटैक, इन सारी चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम डेटा गवर्नेंस करते हैं। अब इसमें आप जब डेटा गवर्नेंस की हम बात करें तो इसमें हर तरीके के डेटा आ रहे हैं। मतलब अब आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम डिजिटल डेटा की बात कर रहे हैं, बट इसमें डिजिटल डेटा के साथ साथ आपके मैनुअल डेटाज भी आएंगे। Association dedicated to promoting best practice in such data governance processes, including the Data Governance Institute। तो यहाँ पे एक आपको ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि स्पेशली डेटा मैनेजमेंट के लिए बनाए जाते हैं। आप सोचिए कि एक मतलब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट ही हैं जो कि स्पेशली बनाए गए हैं डेटा मैनेजमेंट के लिए। मतलब उनका काम होता है लोगों को सिखाना कि किस तरीके से आपको डेटा मैनेजमेंट करना है। लोगों को वो ट्रेंड करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को ट्रेन करते हैं, या बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और उनसे सीखते हैं कि किस तरीके से हमें डेटा गवर्नेंस करना है, डेटा मैनेजमेंट करना है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें डेटा गवर्नेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, डेटा मैनेजमेंट एसोसिएशन होते हैं जिनको हम DAMA बोलते हैं, एंड उसके अलावा इसमें डेटा गवर्नेंस प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपकी प्रॉपर डेटा गवर्नेंस को सब इस प्रोसेस को बताती हैं एंड इस प्रोसेस को गवर्न करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या प्रॉपर गोल है, क्यों हम डेटा गवर्नेंस करते हैं, डेटा गवर्नेंस का गोल क्या है, तो इसके वजह से हमारी कंसिस्टेंसी इंक्रीज़ होती है, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, रिस्क हमारा डिक्रीज़ होता है, जो मिसहैप्स का रिस्क होता है वो हमारा डिक्रीज़ होता है। उसके अलावा डेटा सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, लोगों की अकाउंटेबिलिटी डेजिग्नेट हम कर पाते हैं। मतलब हमें पता है कि आपको अगर हमने स्टूवर्डशिप का डेटा स्टूवर्डशिप का रोल दिया है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अकाउंटेबिलिटी जो आंसरेबिलिटी है वो डिफाइन कर पाते हैं, कौन उसके लिए आंसरेबल है। देन उसके साथ साथ हम बेटर प्लानिंग कर पाते हैं, एलिमिनेट कर पाते हैं रीवर्क को, बार बार डुप्लीकेसी ना हो चीज़ों की, बार बार हमें रिडेंडेंसी ना करनी पड़े, इसको भी ये एलिमिनेट करता है। अगर प्रॉपर्ली आप डेटा गवर्नेंस करोगे, प्रॉपर्ली आप उनका बैकअप रखोगे तो आपको बार बार रीवर्क नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ ओपन गवर्नमेंट डेटा, जो कि OGD प्लेटफॉर्म है इंडिया का। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो OGD है ये एक पोर्टल है जिसको बनाया गया है, जिसमें जितनी भी इंडियन मिनिस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपने डेटा सेट्स पब्लिश कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश कर सकते हैं, सर्विसेज को पब्लिश कर सकते हैं, टूल्स एंड एप्लीकेशंस को पब्लिश कर सकते हैं नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए, ताकि वो जनरल पब्लिक उनको यूज़ कर सके। जैसे आपने देखा है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपका एक्ट है उसके थ्रू बहुत सारे लोग हर बार इन्फॉर्मेशन मांगते रहते हैं गवर्नमेंट से, कभी किसी चीज़ के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा जो भी डेटा है या जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को जानना चाहिए वो उनके पास
ईजिली एक्सेसिबल हो, वो कहीं से भी जान सकें उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए कि आपको जानना है कि आपके एरिया में जो MP है उसको कितना बजट एलोकेट किया गया है और उसने अपने बजट को किस तरीके से यूज़ किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स आपको जानने का हक है। तो इसके लिए आप कैसे उसको एक्सेस करोगे, कैसे आप जान पाओगे? तो ये जो आपका पोर्टल है ये इस चीज़ में काम करेगा। वहाँ पे आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। प्लस उसके साथ साथ आप अगर देखिए कि मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, आप चाहते हो जानना कि HRD ने इस साल जो बजट दिया गया HRD को, उसने उसको किस तरीके से एलोकेट किया, कहाँ कहाँ पे खर्चे किए, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से उस प्लेटफॉर्म से देख सकते हो, जान सकते हो। The base open government data platform India is a joint initiative of Government of India and US गवर्नमेंट। तो इसको बनाने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में US गवर्नमेंट ने हेल्प की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि US में ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, तो वही उसी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में भी हो सके, इसलिए US गवर्नमेंट ने इंडिया को हेल्प करी है। अब अगेन जैसे ये चीज़ आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा कि सिर्फ हमने क्या किया, हमने डेटा एक प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड किया है, बट अगर आप देखो तो अभी नहीं, जब से हमें आज़ादी मिली है तब से लेके अभी तक का सारा डेटा उस पर होना, लोगों के पास अवेलेबल कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट है वो इसको नहीं कर सकती थी, तो इसलिए उन्होंने US गवर्नमेंट की हेल्प ली। ओके, तो ये जो एंटायर प्रोडक्ट है वो आपका ओपन है, अवेलेबल है, डाउनलोड के लिए भी अवेलेबल है। मतलब ये इसका जो सोर्स कोड है वो भी इन्होंने ओपन ही रखा है। जैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब कोई भी पोर्टल डेवलप किया जाता है तो उसका जो सोर्स कोड होता है वो आपको ओपन नहीं होता है, ताकि हर कोई उसको उसमें चेंज ना कर सके या उसको बना ना सके या उसको कॉपी ना कर सके। बट इन्होंने जो उसका सोर्स कोड है वो भी ओपन रखा है, ताकि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी डेटा मैनेजमेंट का इस तरीके का पोर्टल हो, या कोई डिफरेंट कंट्री है जो चाहती है कि हमारी कंट्री में भी डेटा मैनेजमेंट का इस तरीके का पोर्टल हो या डेटा गवर्नेंस का, तो वहाँ से ये सोर्स कोड लेकर और अपना एक डेटा गवर्नेंस का पोर्टल बना सकती है। और ये जो एक प्लेटफॉर्म है GitHub, वहाँ पे इसको अवेलेबल किया गया है, इसके सोर्स कोड को अवेलेबल किया गया है। देन ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म जो है उसके 4 मेजर मॉड्यूल्स हैं, जो कि इंडिया में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसके 4 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होंगे जो कि आपको पता होने चाहिए। तो पहला जो है वो आपका DMS है, जिसको हम डेटा मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। इसमें आपके मॉड्यूल फॉर कंट्रीब्यूटिंग डेटा कैटलॉग बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर मेकिंग दोज अवेलेबल ऑन द फ्रंट एंड वेबसाइट आफ्टर डू अप्रूवल प्रोसेस थ्रू अ डिफाइंड वर्क फ्लो। तो इसमें क्या होगा, ये जो मॉड्यूल होगा ये डिफरेंट एजेंसीज के पास होगा, गवर्नमेंट एजेंसीज के मिनिस्ट्रीज के पास होगा, और वहाँ पे वो अपना डेटा अपलोड करेंगी, अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगी, कैटलॉग में डालेंगी, और उसके बाद क्या होगा, जो फ्रंट एंड होगी वेबसाइट, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। मतलब जो आपका सामने आपको जो दिख रहा है वहाँ से आप उसको वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे। बट उस इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए भी उन मिनिस्ट्रीज़ के लिए कोई सिस्टम चाहिए होता है ना, तो वो सिस्टम बनाया गया ताकि वो इन्फॉर्मेशन वो मिनिस्ट्रीज़ डाल सकें, ठीक है। और जब वो इन्फॉर्मेशन डाल देंगी, वो कैटलॉग अपलोड कर देंगी, उसके बाद उनको प्रॉपरली अप्रूव किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, और उसके बाद वो अवेलेबल हो जाएगा यूज़र्स के लिए। नेक्स्ट आपका आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम CMS बोलते हैं, मॉड्यूल फॉर मैनेजिंग एंड अपडेटिंग वेरियस फंक्शनैलिटी एंड कंटेंट टाइप ऑफ द ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म इंडिया प्लेटफॉर्म। तो इसमें बेसिकली ये आपका जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ये कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी कंटेंट उसमें डाला जा रहा है, जितनी भी फंक्शनैलिटी ओवरऑल उस पोर्टल की होगी, उस सबको इसी सिस्टम के थ्रू मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है विजिटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये जो मॉड्यूल होगा ये आपका जो लोग उसको, जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प करेगा। मतलब व्यूअर्स किस तरीके से उसको देखें, किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन मिले, वो सारा मैनेजमेंट आपका विजिटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हैंडल करेगा। व्यूअर का प्रॉपर फीडबैक लेना, उनको प्रॉपरली डिसमिनेट करना नॉलेज को, और डेटा कैटलॉग को उनको प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ आपका काम होगा विजिटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ का मतलब आई होप आपको पता होगा, मॉड्यूल फॉर कम्युनिटीज़ यूजर टू इंटरेक्ट एंड शेयर देयर ज़ील एंड व्यूज़ विद अदर्स हु शेयर कॉमन इंटरेस्ट एज दैट ऑफ देयर। अब आप चले गए, आपने देख लिया, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट आपको लग रहा है कि आपको किसी से डिस्कस करना है उस इन्फॉर्मेशन को, तो वहाँ पे कम्युनिटीज़ भी बनाई गई है। वहाँ पे कम्युनिटी टैब टाइप का है, जैसे आप यूट्यूब पे आते हो वहाँ पे कमेंट शो डालते हो, उसी तरीके से वहाँ पे भी आप जाओगे, वहाँ पे भी आप अपने जो कम्युनिटीज़ है वहाँ पे आप डालोगे, कमेंट डालोगे, और लोग आपके कमेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे, आपको बताएंगे एंड आपको रिएक्ट करेंगे। तो इस तरीके की कम्युनिटीज़ भी वहाँ पे बनाई गई हैं इस पोर्टल में, ताकि लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये आपका
ओवरऑल डेटा गवर्नेंस है। डेटा गवर्नेंस टॉपिक अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे यूनिट का। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूरा क्रैश कोर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने व्यूज़ जरूर शेयर कीजिएगा, वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, और लाइक्स दीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।